श्रद्धया शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेद् दशसहस्रकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। 12वें भाव के स्वामी का सभी भावों में फल कैसा होता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। अभी मैंने कल परसों शनि और मंगल से संबंधित कार्यक्रम बनाया था कि प्रत्येक भाव में जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं उसका कैसा परिणाम होता है। उसके साथ मैंने कल भी एक कार्यक्रम बनाया था जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित, जा करके अवश्य ही देख लीजिएगा। आज शनिवार है, कल रविवार। आज ही आपको कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखना चाहिए और रविवार का कार्यक्रम बिल्कुल देखना चाहिए। और वहाँ पे अपने प्रश्न भी जरूर लिख दीजिएगा कि क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली नए वर्ग हैं, नए लोग हैं जो 2000 के हैं, 2002 के हैं। कुछ लोग हैं जो नए हैं, नए अभी चैनल पे आए हैं और उनकी कुंडली अगर नहीं ली गई है तो वो उल्टी पुल्टी बातें भी लिख रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग इंतज़ार करिए। जिनकी भी कुंडली मैं चुनता हूँ वो काफ़ी दिन से इंतज़ार करते हैं और हमें कहीं पे भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उस श्लोक के बाद अगर आप आज का ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आज से आगे 3 दिन का कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आगे 3 दिन के कार्यक्रम में आज ओमकार प्रणव अक्षर के जप के बारे में बात की गई है कि प्रत्येक दिन अगर कोई व्यक्ति ओमकार यानी कि प्रणव अक्षर का 1000 बार जप कर ले तो बड़ा वो शिव पद को प्राप्त करता है। उसके बाद 10,000 बार जप कर लेता है तो ऐसी चीज़ें, उसकी महिमा बताई गई है, कहने का अर्थ है। फिर उसमें आगे आने वाले दिनों में श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि किसको, जैसे जो माता बहनें हैं उनको शिवाय नमः का जप करना चाहिए, नमः शिवाय का जप करना चाहिए, द्विजों को क्या पढ़ना चाहिए, सन्यासियों को क्या पढ़ना चाहिए, गृहस्थ को कौन सा मंत्र जपना चाहिए, पंचाक्षर जपना चाहिए कौन सा, ये सब आगे आने वाला है। मतलब कल और परसों के कार्यक्रम में ये मिल जाएगा। पर आज मैं आपको बता दूं कि क्या कहा कि दोनों सायंकाल, मतलब सुबह में और सायंकाल में दोनों संध्याओं के समय 1000 बार प्रणव का जप जो व्यक्ति करता है वो क्रमशः शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। ये श्लोक का अर्थ है। आइए अब आगे विषय पे लेके आता हूँ। यहाँ 12वें भाव पे हमारी बात होगी। मैंने कल अष्टम भाव के बारे में चर्चा किया था। आज बारी 12वें भाव की है। 12वां भाव ऋण मुक्ति का होता है, ये मोक्ष का भाव है। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्वग्रही कोई ग्रह बैठा है, इसका मतलब है कि आपका 12वां भाव सुरक्षित है। अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह कोई बैठा है तो वो थोड़ा असुरक्षित है, लेकिन उसका एक फायदा ये जरूर हो जाता है कि कम से कम उस व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे नहीं होता है। जैसे गुरु अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को परीक्षाओं में अंक कम मिलता है, जितनी मेहनत वो करता है उतना उसको परिणाम नहीं मिलता है। अगर वहाँ शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति होती है, चरित्र पे भी कई बार ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वहीं अगर बुध बैठे हैं तो व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग नहीं करता, वाणी का क्षय करता है, क्योंकि 12वां भाव क्षय है। उसके बाद अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठे होते हैं तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो अपराधी बना देता है, या कई बार उसका स्वास्थ्य उसके संग खड़ा नहीं होता। वहीं अगर सूर्य बैठे होते हैं तो व्यक्ति को विवादित बयान देने वाला, कठोर परिश्रम करके भी धन संचय नहीं करने वाला और बहुत ही दूषित बना देता है मानसिकता का, वो ठीक नहीं होता। बुध और सूर्य 12वें भाव में ठीक परिणाम नहीं देते हैं, वहाँ कष्ट देते हैं। उसके बाद मंगल की बात करते हैं तो मंगल बेवजह का उल्टी पुल्टी चीज़ों में अपना दिमाग वो जातक लगाता रहता है और बहुत उसे मेहनत करना पड़ता है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या सफलता को प्राप्त करने के लिए। वहीं शनि अगर 12वें भाव में होते हैं तो हर्ष बली होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं, और 12वें भाव में शनिदेव व्यक्ति को विवादों में उलझाने वाला भी कई बार बना देते हैं। उसका पैसा कई बार गलत मित्रता में या गलत लोगों के पास भी जाते देखा जाता है, या दूसरों के ऊपर हावी होने का उसके अंदर एक दुर्गुण बन जाता है।
ये ग्रहों की बात रही। राहु केतु भी व्यक्ति को उलझाने वाली स्थितियों में लेके जाते हैं। केतु भी वहाँ पे व्यक्ति के बुद्धि को गलत जगह पे, उसके धर्म को, उसके संयम को, उसके अनुभवों को गलत जगह से इकट्ठा करने वाला बना देते हैं। तो ये तो रही ग्रहों की बात। पर हमारी बात जो है कि ये है कि 12वें भाव के अधिपति अगर लग्न में बैठेंगे तो क्या होता है। तो अगर 12वें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको अपने, चूंकि 12वां भाव सुपलियों का होता है, तो अगर वो लग्न में बैठ जाएंगे तो उस अंग से व्यक्ति को कमजोरी दे देते हैं। मतलब पैरों से अब व्यक्ति को कई बार विकलांगता हो जाती है। उसके पास निरंतर व्यय रहता है और वो सदैव अतिरिक्त व्यय के बोझ से दबा रहता है। ये पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात है, उसके बाद आप यूं समझ सकते हैं कि अगर 12वें भाव के अधिपति लग्न में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको बहुत ही संयमित होकर के जीने का आदेश देते हैं। अब आपको अपनी दिनचर्या, आपको अपने संबंध, आपको अपने कुटुंबजन, आपको अपना स्वास्थ्य, आपको अपने विचार और आपको अपनी बुद्धि, विवेक, इन सब का सतत सही इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो सकता है। 12वें भाव के अधिपति लग्न में व्यक्ति को अचानक से भी कई बार व्यय में लेके जाते हैं, रैंडम। अष्टम भाव प्राप्त करवाता है और 12वें भाव के अधिपति अगर लग्न में बैठ जाएंगे तो यहां वो व्यक्ति को बेवजह की बातों पे उसका धन खर्च होता रहता है और गलत जगह पे भी उसका धन कई बार खर्च होता है। वो विवादों में उलझते हुए भी देखा जाता है। ऐसी स्थितियां 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठे होते हैं तो देते हैं। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये ऋण का भाव है, ऋण मुक्ति का भाव है, ये धन का भाव है। तो यहां से आप धन कमा रहे हैं तब आपका व्यय हो रहा है ना। यहां आपने धन कमाया और यहां आप, ये धन भाव है, ये व्यय भाव है, तो ये भाव इस भाव से कनेक्शन में रहता है। तो अगर 12वें भाव के अधिपति धन भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धन बचाने में दिक्कत होती है, उसका धन बचता नहीं है। और दूसरा, उसकी वाणी बड़ी कर्कश होती है। लेकिन अगर पापक ग्रह 12वें भाव के अधिपति हैं, शनि, मंगल और सूर्य, और अगर धन भाव में बैठे हैं तब ये वाणी को कर्कश बनाते हैं। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह है और 12वें भाव का अधिपति है, द्वितीय भाव में बैठा है, तो फिर व्यक्ति वाणी उसकी बड़ी अच्छी, कोमल और बड़ी ही शांत नेचर वाला होता है, क्योंकि द्वितीय भाव स्वभाव का भी होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर 12वें भाव का अधिपति द्वितीय भाव में बैठा है तो वो आपको ये कहता है कि हमें धन का संचय करना है, धन सही जगह पे लगाना है, गलत लोगों से मैत्री और गलत लोगों को धन देने से बचना है। इसके साथ साथ अगर 12वें भाव का अधिपति द्वितीय भाव में बैठेगा तो ये भी कहता है कि आपको अपनी संतति और अपनी कुटुंबजनों से भी मतभेद से बचना होगा, क्योंकि 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति स्वतः ही जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, इन भावों को नुकसान में लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर 12वें भाव का अधिपति है, धन भाव में बैठा है, तो आपको धन कमाने के लिए थोड़ी दूर जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, या ऐसी स्थिति बन जाएगी आपको दूर जाना पड़ेगा। 12वें भाव के अधिपति अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो कई बार अगर मंगल हैं तो व्यक्ति को राजदंड मिल जाता है। सूर्य हैं तो पिता से प्रकोप, पिता की संपत्ति में नुकसान होने लगता है। शनि हैं तो उसको उसके खिलाफ षड्यंत्र लोगों के द्वारा किया जाने लगता है। अगर बुध हैं तो व्यक्ति धन बचा नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा बचा नहीं पाता है और कंजूस भी होता है, दोनों ही चीज़ें होने लगती हैं। अगर चंद्रमा है तो वो धन संचय कर तो पाता है कंजूसी से, लेकिन धन एक जैसा नहीं आता है, मतलब उसके पास धन इरेगुलर होकर के आता है। वहीं अगर शुक्र हैं तो उसके पास धन बहुत ज़्यादा आता भी है और बहुत ज़्यादा व्यय भी होता है। वहाँ पे भी उसको अपने कुटुंबजनों पे और कई बार दिखा दिखा करके अपने शौक पे, ऐसो आराम पे व्यक्ति को धन खर्च करते देखा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जन्म कुंडली में धन भाव में अगर 12वें भाव के अधिपति बैठे हैं तो देंगे। अब बात आती है कि जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। यहाँ आपको थोड़े से संतुलन से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर 12वें भाव का अधिपति कोई पापक ग्रह है, शनि, मंगल, और तीसरे भाव में बैठे हैं, तो वो आपको आपका धन ये कहते हैं कि सही जगह पे लगाने के बारे में सोचना चाहिए। फिर अगर शनि, मंगल हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं 12वें भाव के अधिपति होकर के, तो अब व्यक्ति अपने धन को धर्म में खर्च नहीं कर पाता है, या कई बार वो अगर धर्म में खर्च करेगा भी तो 5 रुपये अगर धर्म में खर्च करेगा तो 10 रुपये का वो बढ़ाएगा। जैसे आजकल के नेता लोग क्या करते हैं, 5 करोड़ अगर चुनाव में खर्च करेंगे तो 50 करोड़ उससे कमाने की कोशिश करते हैं।
इस तरीके की प्रवृत्ति 12वें भाव के अधिपति अगर पापक ग्रह होते हैं और तृतीय भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को दे देते हैं। वो जितना लगाएगा उससे ज़्यादा वो कमाने की कोशिश करता है, जितना वो किसी की मदद नहीं करेगा उससे ज़्यादा वो उसका डंका पीटेगा। ये तो पहली बात रही। दूसरा, उसके छोटे भाई बहन अगर वहीं पे मान लीजिए बुध हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा हैं, गुरु हैं और तीसरे भाव में बैठ गए तो उसका धन उससे ज़्यादा उसके छोटे भाई बहन बचा लेते हैं। उसकी ही संपत्ति षड्यंत्र करके नहीं, झगड़ा लड़ाई करके और चालाकी चापलूसी से नहीं, मतलब फिर उसके बड़े छोटे भाई जो होते हैं उसके धन का नियमन अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब अगर मेरी कुंडली में अगर 12वें भाव के अधिपति कोई शुभ ग्रह हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं तो मेरा जो छोटा भाई होगा वो मुझसे ज़्यादा मेरे धन की चिंता करेगा और मुझसे ज़्यादा उस धन की सुरक्षा मेरा छोटा भाई करेगा। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो अगर 12वें भाव के अधिपति हैं और तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह होकर बैठे हैं तो व्यक्ति धन खर्च भी करेगा तो सही जगह पे, धन लगाएगा भी तो सही जगह पे। पर हाँ, धन को लेकर के उसकी प्रवृत्ति मूलक ना होकर के निवृत्ति मूलक होती है। वो धन में चिपका नहीं रहता है, वो धन को खर्च करता भी है और धन को सही जगह पे लगाता भी है। क्या कहा है मैंने आज ही सुबह अपने कोटेशन में ये बात लिखी थी जो मेरा कम्युनिटी टैब में जाता है कि धन की सुरक्षा दान से हो जाती है ना। धन की सुरक्षा दान करने से हो जाती है। अगर धन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो दान करिए। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत धनवान बना रहना चाहता है तो उसको अपने पातिव्रत धर्म का और पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए सदैव। आज हम लोग दरिद्र होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारी निष्ठा अपने दाम्पत्य के प्रति नहीं है। और दूसरा, हम दरिद्र इस वजह से भी होते जा रहे हैं क्योंकि हम धन को सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं, है ना। विज्ञातार्थ विभाग वित्त को 5 भागों में 6 भागों में अपने हिसाब से विभक्त करना चाहिए। उसका विभाग करिए कहाँ धन को खर्च करना है। इस वजह से भी कई बार हमारे पास दारिद्रता आ जाती है क्योंकि हम उस धन को सही जगह पे खर्च नहीं करते हैं। तो ये धन भाव में या 12वें भाव के अधिपति अगर धन पराक्रम भाव में बैठ जाते हैं तो ये इस तरीके का परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। ये पंचम भाव है, ये सुत का भाव है और ये आपकी कुंडली हो गई। तो 12वें भाव के अधिपति पुत्र भाव से पीछे बैठ गए। याद रखिए, पंचम भाव का चौथा भाव व्यय नहीं होता है, दशम भाव का 9वां भाव व्यय नहीं होता है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। चतुर्थ भाव का 3रा भाव व्यय होता है। धन भाव का 12वां भाव मतलब लग्न व्यय नहीं होता है। लग्न भाव का 12वां भाव व्यय होता है। दशम भाव का 12वां भाव व्यय नहीं होता। सप्तम भाव का 6ठा भाव व्यय होता है। तो केंद्र और त्रिकोण का यह संबंध है। लेकिन 12वें भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव के ठीक पीछे बैठे हैं। सुत भाव के ठीक पीछे बैठने से शास्त्रकार कहते हैं ये संतान से मतभेद देने लगता है। आपकी नौकरी, आपके पराक्रम का परिणाम, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी समाज में जो उपयोगिता है, इसको ये कम करने लगते हैं। अगर 12वें भाव के अधिपति कोई शुभ ग्रह हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो मृदु संबंध रहता है लेकिन उदासीनता भी रहती है। उदासीनता कैसे? माता के स्वास्थ्य को लेकर के उदासीन है, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के उदासीन है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के उदासीन है, पिता माता के संबंध चाहे जैसे भी हो उसको कोई मतलब नहीं है, वो उदासीन है। ऐसी स्थितियां चौथे भाव में 12वें भाव के अधिपति कर देते हैं। लेकिन कौन करेगा ऐसा? अगर कोई पापक ग्रह है तो, मतलब गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। लेकिन याद रखने की बारी होगी कि यहाँ ये सारे ग्रह बलवान भी होते हैं। इस वजह से यहाँ इनकी राशियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी कि शुभ ग्रह की राशि है या पापक ग्रह की राशि है, मित्र की राशि में बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं या नीच की राशि में बैठे हैं। क्लियर है? यहाँ व्यक्ति धन खूब कमाता है, कंजूस प्रवृत्ति नहीं होती, धन का आवागमन बना रहता है और धन सही जगह पे खर्च भी होता है। वो अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के सदैव उसके जीवन में परेशानी बनी सी रहती है। कई बार माता को लंबी बीमारी भी हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें जन्म कुंडली के चौथे भाव में। वो अपने जन्म स्थान से दूर रहने के बारे में कई बार विचार करने लगता है, घूम घूम करके धन कमाने लगता है।
अगर वहाँ पे शुक्र और चंद्रमा बैठ जाएं तो कहना नहीं है, वो धन देंगे भी, माता का सुख भी देंगे और उदासीनता भी रखेंगे, मन शांत भी रहता है, निद्रा भी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर शनि और मंगल हैं तो फिर ये घर में कलह देते हैं, व्यक्ति बाहर के काम के कारण अपने घर का पर्यावरण कमज़ोर करता है। वहीं अगर 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठेंगे तो संतति, अगर शुभ ग्रह बैठे हैं पंचम भाव में तो संततिवान बनाएंगे, और अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो संतति से विमुख बना देते हैं, संतति से वैर होता है, संतति से झगड़े, संतति से संपत्ति के लिए झगड़े, संतान कहने का अर्थ है संतान से झगड़ा होता है, संतान अच्छी नहीं रहती अगर पापक ग्रह हैं तो, या संतान कई बार संस्कार से युक्त नहीं होती, या कई बार संस्कार से संतति विहीन होती है, या कई बार 12वें भाव के अधिपति अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान दूर रहती है, विचारों का मतैक्य नहीं रहता है, मत एक जैसा नहीं रहता है। अगर 12वें भाव के अधिपति 6वें भाव में बैठे हैं तो ये दारिद्र दोष देते हैं। फिर आपको अपना धन किसी को देने से बचना चाहिए, किसी को देने से बचना चाहिए, और किसी पे विश्वास करने से भी बचना चाहिए, मित्रों पे विश्वास करने से बचना चाहिए। नुकसान कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, आर्थिक पक्ष, शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी, घूसखोरी, इस तरीके से व्यक्ति को नुकसान होता है। कई बार उसके बॉस से उसको नुकसान होता है, सीबीआई, आईबी आदि आदि जो रेड पड़ने वाली जो एजेंसियां होती हैं उनसे नुकसान होता है। स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति का धन हरण होता है, धन की चिंताएं व्याप्त होती हैं, कोई अपना ही व्यक्ति आपके घर में घुस करके आपके धन का हरण कर लेता है, परिवार में परस्पर षड्यंत्र बना रहता है, बाहर के मतलब ससुराल के लोगों के कारण घर में कलह का वातावरण बना रहता है। तो 12वें भाव के अधिपति अगर 6वें भाव में बैठे हैं तो इस तरीके की समस्या देते हैं। स्वास्थ्य पे व्यय होता है, मित्रों के कारण धन नुकसान होता है, चोरों से घर की सुरक्षा करनी पड़ती है, पत्नी के घर वाले, ससुराल वाले, पति पत्नी के ससुराल वाले एक दूसरे के लिए परस्पर घर में कलह का वातावरण बना देते हैं। ऐसा इस तरीके से बचना चाहिए। अगर कोई शुभ ग्रह है तो ये थोड़ा कम होगा, और पापक ग्रह है तो बढ़ जाएगा, लेकिन पापक ग्रह की स्थिति में सहन करने की शक्ति होती है और शुभ ग्रह की शक्ति थोड़ी कम सी होती है। ऐसा अगर 12वें भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो पत्नी से मतभेद होता है, पत्नी खर्चीली होती हैं और प्रेम विवाह व्यक्ति को करते देखा जाता है। बाद में उस विवाह पे वो कहीं ना कहीं एक दब्बूपन का स्वभाव भी देखने मिलता है। पत्नी की कुंडली में अगर 12वें भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं तो पति हावी रहेगा, अगर पति की कुंडली में 12वें भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं तो पत्नी हावी रहेगी। कोई एक दूसरे को डोमिनेट करने के नेचर से आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, पत्नी जो है वो अपने बच्चे के प्रति, सिर्फ अपने प्रति, अपने मायके के प्रति, अपने लोगों के प्रति उसका ध्यान ज़्यादा होता है। इसके कारण कई बार घर में कलह का वातावरण बन जाता है। छोटे बेटे से दूसरी संतति से भी मतभेद कई बार होने लगता है। पत्नी प्रेम करती हैं पर बताएंगी नहीं, और ये प्रेम धीरे 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 कम सा होने लगता है। अगर 12वें भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसा परिणाम करेंगे। दूसरा, अगर उस पर पापक ग्रह बैठे हैं तो ससुराल के बाकी के सदस्य आपका आदर करेंगे पर पत्नी ही आदर नहीं करेंगी, है ना। अगर ससुराल अगर देखें तो अगर किसी जातिका की कुंडली में ऐसी बात बनी है तो ससुराल के बाकी सदस्य उससे प्रेम रख रहे हैं पर पति से ही वो अटेंशन नहीं मिलता है। इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। 12वें भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठेंगे तो ये पिता के कारण, माता के कारण, मित्रों के कारण, भवन भूमि के कारण, नौकरों के कारण, गुरु और पिता के कारण, दाम्पत्य के कारण, संतान के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। फिर अब आपके पिता का ऋण आपको चुकाना पड़ता है, आपकी माता के स्वास्थ्य के कारण आप ऋण में जाते हैं, आपका भाई आपके धन का हरण करने लगता है, आपके मित्र आपके साथ खड़े नहीं रहते, उन लोगों के कारण कोर्ट केस कचहरी का मामला बन पड़ता है। इष्ट मित्र, आप जिस घर में रहते हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, उस घर में प्रवेश करते के साथ ही स्थितियां जो हैं वो विपरीत होने लगती हैं। ये इस तरीके का परिणाम 12वें भाव के अधिपति देने लगते हैं। स्वास्थ्य के कारण, संतान के कारण, मन बुद्धि चित्त के कारण, रक्त की कमजोरी के कारण, पाचन तंत्र के कारण, गुह्य रोग के कारण, पेट में सर्वांग पीड़ा बनी रहती है, पेट का पूरा क्षेत्र ही परेशान रहता है। इस तरीके की स्थितियां 12वें भाव के अधिपति अष्टम भाव में देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 12वें भाव के अधिपति शुभग्रह होकर के नवम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का धन सही जगह पे खर्च होता है, धर्म पे खर्च होगा। अगर 12वें भाव के अधिपति पापग्रह होकर के नवम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति धन का व्यय गलत जगह पे करने वाला, गलत लोगों से मैत्री करने वाला,
अपने परिवार के शत्रुता, जिससे परिवार की शत्रुता है उससे मैत्री करने वाला होता है। गंभीर बातों को भी हल्के में लेने वाला, बहुत प्रमुख बिंदुओं पे बहुत गहनता से चर्चा नहीं करने वाला और बहुत ही उतावलेपन के स्वभाव का होता है। ऐसा वहीं बात करते हैं, अगर 12वें भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं तो दूर जाना, विदेशी कंपनी में काम करना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, घर से दूर जा कर के कारोबार करना, पिता से मतभेद, पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर, पिता नशा करने वाले हो जाते हैं, माता पिता के बीच में मतभेद होने लगता है, पिता से संपर्क कमज़ोर होने लगता है, समाज में उस तरीके की छवि प्रकट नहीं हो पाती है और व्यक्ति जद्दोजहद करता रहता है। हालांकि कारोबार के मामले में ये कुंडली इस मामले में कमज़ोरी नहीं बनाती है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति एकादशवें भाव में। ये बहुत अच्छा होगा शास्त्र के अनुसार। यहाँ पे व्यक्ति मिजाज बहुत अच्छा, खुश मिजाज होता है, खुश होता है, प्रसन्न रहता है, मुद्रा अच्छी रहती है, धनवान होता है। एकादशवें भाव में अगर पापग्रह बैठे हैं, कोई शनि मंगल बैठे हैं, उस पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मैंने जैसे एकादशवें भाव के बारे में अभी 2-3 दिन पहले कार्यक्रम बनाया था, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ये एकादशवें भाव में ग्रह का बैठना 12वें भाव के अधिपति का विदेशों से, कई बार बाहर के धरती से, बाहर की धरती से और कई जगह से व्यक्ति को धन कमाते हुए देखा जाता है। धन को सही जगह पे लगाता है और उस धन को सही जगह पे खर्च करता है सामाजिक कार्यों में। 12वें भाव में कंजूस बनाते हैं, वह मैंने बात कही थी। शुभ ग्रह हैं तो सही जगह पे, पाप ग्रह हैं तो गलत जगह पे व्यय होता है। 12वें भाव पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए मंगल बैठे हैं राहु की दृष्टि तो और खराब हो जाएगा, शनि बैठे हैं मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो और खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कम से कम शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। किसी भी भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।